AI एयर इंडिया उड़ान संख्या 171 के विमान हादसा रिपोर्ट। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के महीने भर बाद आई विमान दुर्घटना जांच बोर्ड यानी AIB की आरंभिक रिपोर्ट सत्य को सामने लाने से अधिक दिग्गज अमेरिकी कंपनियों को बचाने और उनके हितों को साधने की प्रयास अधिक लग रहा है। अर्थात हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 की दुर्घटना के कारणों को जांचने के लिए जो कमेटी बैठाई गई थी, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। कमेटी का कहना है कि धोखे से फ्यूल का स्विच ऑफ हो गया था और उसी दौरान विमान को एनर्जी नहीं मिली, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब बात आती है कि धोखे से क्या ये संभव है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार और चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी है। अर्थात भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार। भारत में जो भारतीय विमान सेवा है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमान है। इसे पॉइंट ऑफ व्यू, इसे MCQ में आता है कि भारत विश्व का कितने नंबर का विमान बाजार है, तो इसका सही उत्तर है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार है और चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी है। अर्थात विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन से कुछ वर्षों के दौरान जहां 250 नई हवाई अड्डे बनने जा रहे थे, भारत में कुछ सालों में 250 नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं और 2000 नए विमान भी जोड़े जा रहे हैं। अर्थात भारत सरकार की जो विमान मंत्रालय है, उसमें 2000 नए विमानों को शामिल किया जाने की प्रयास चल रहा है। ऐसे में एक बड़े विमान हादसे की जांच का मामला बहुत संभाल कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस पर दुनिया की निगाहें लगी हुई है। अर्थात 2000 नए विमान भी जुड़ेंगे। ऐसे में एक बड़े विमान हादसे की जांच का मामला बहुत संभाल कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जिस पर दुनिया की निगाहें भी लगी हुई है। ठीक, यहाँ तक मामला समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस आरंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर बहुत आपत्तियां सामने आई है। एक आपत्ति तो जांच समिति के गठन से ही जुड़ी हुई है। अब भारत और ब्रिटेन, मतलब भारत अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। ठीक, अब महत्वपूर्ण ये है कि इस आरंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर अनेक लोग आपत्ति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं, आगे देखते हैं। इस समिति में 787 ड्रीम लाइनर के किसी लाइसेंस धारक पायलट या इंजीनियर को तो छोड़िए, किसी सामान्य पायलट तक को शामिल नहीं किया गया है। तो 787 ड्रीम लाइनर, तो बात आती है 787 ड्रीम लाइनर लाइसेंस धारक पायलट क्या होता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इंजीनियर को तो छोड़िए, किसी एक सामान्य पायलट तक को भी शामिल नहीं किया गया है। इस पर भी सवाल उठते हैं कि भारत सरकार की सर्वप्रमुख विमान दुर्घटना जांच एजेंसी की रिपोर्ट पहले ही कैसे लीक हो गई। सबसे बड़ी सवाल यह है कि भारत सरकार विमान दुर्घटना जांच एजेंसी, अर्थात हर देश की एक एजेंसी होती है जो उस देश की से संबंधित विमान की या उस देश की एयर पे, भारतीय राष्ट्रीय हवा में, राष्ट्रीय आकाश में या देश की आकाश में जो विमान दुर्घटना होती है, उसकी छानबीन करने के लिए प्रत्येक देशों की एक नेशनल कमेटी होती है और वो उसकी रिपोर्ट करती है।
छानबीन करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की सर्वप्रमुख विमान दुर्घटना जांच एजेंसी की रिपोर्ट पहले कैसे लीक हो गई। रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की गई, पर उससे पहले 12 जुलाई को नियम के अनुसार रिपोर्ट जारी होना था, लेकिन उससे 9 जुलाई को ही 2 विमानन पत्रकारों ने सूत्रों के आधार पर आलेख लिखा कि जांचकर्ता फ्यूल कंट्रोल स्विच के इर्द गिर्द ही जांच का दायरा केंद्रित किए हुए हैं। आखिर आपत्तिकर्ता का कहना है कि 12 जुलाई को जब रिपोर्ट जारी की गई, लेकिन 9 जुलाई को विमान के एक्सपर्ट जो पत्रकार होते हैं, विमानन पत्रकार जो विमान के बारे में जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने संपादकीय लिखा था समाचार पत्रों में। अब कौन से समाचार पत्र इसकी जांच करनी पड़ेगी, लेकिन समाचार पत्रों के संपादकीय में लिखा गया था कि कमेटी जांचकर्ता फ्यूल कंट्रोल स्विच के इर्द गिर्द ही जांच का दायरा केंद्रित किए हुए हैं कि यह स्विच पायलटों से जाने अनजाने में दब गया था या नहीं, या कैसे दबा था। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पायलट प्लेन चलाते हैं वो को नौसिखिए पायलट नहीं होते, वे काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनसे जाने अनजाने में फ्यूल कंट्रोल स्विच कैसे दब गया। उन्होंने परिस्थितियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया। इसके 2 दिन बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक बड़ी समाचार पत्र है, विदेश की है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की। अर्थात समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल का विचार है कि हो सकता है फ्यूल कंट्रोल स्विच दोनों पायलटों में से किसी एक पायलट से धोखे से बंद हो गई थी या दब गई थी। इसी तरह की रिपोर्ट उसने भी प्रकाशित की। इस अखबार ने यह भी दावा किया कि जांच की दिशा को लेकर भारतीय AIB एवं अमेरिकी NTSB में मतभेद है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस अखबार ने दावा किया कि जांच की दिशा को लेकर भारतीय AIB और अमेरिकी NTSB, भारत की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी AAIB और अमेरिका की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी NTSB, यहाँ पर लिख लेंगे, भारत की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी AAIB और अमेरिका की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी NTSB में मतभेद है। तो मतभेद क्यों है? और अमेरिकी एजेंसी ने जांच से अलग होने की धमकी दी। अंत में 12 जुलाई को करीब आधी रात के बाद भारतीय विमान दुर्घटना जांच एजेंसी AAIB ने रिपोर्ट जारी की, जिससे उस देश को निराशा ही हाथ लगी जो इस मामले में जवाब चाहता था, मतलब ब्रिटेन के नागरिक, ब्रिटेन के नागरिक भी थे उसमें, जो भारत से लंदन जा रहे थे। रिपोर्ट में सबसे बड़ी विसंगति यही है कि 34 सेकंड में क्रैश हो गए विमान के CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का पूरा ब्यौरा अर्थात पूरा दस्तावेज इसे प्रकाशित नहीं किया गया है। जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि 34 सेकंड में ही विमान ने टेकअप किया, थ्रस्टिंग चालू हुई और विमान आसमान में गई। ज़मीन से आसमान के बीच जो विमान गई उसका अंतर था 34 सेकंड, और उड़ान भरने के मात्र 34 सेकंड के बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो इस विमान के CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अर्थात पायलट जब दो पायलट विमान चलाते हैं, उसको कॉकपिट का, जहाँ पर बैठते हैं उसको कॉकपिट कहा जाता है, और कॉकपिट में होता है वॉइस रिकॉर्डर। तो उस वॉइस रिकॉर्डर में बातें CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का पूरा दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया। उससे ये समझने में आसानी होती कि आखिर हुआ क्या होगा। यहाँ तक कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के
पर्याप्त समय का भी उल्लेख नहीं किया गया, जैसे पायलटों ने कब कथित तौर पर एक दूसरे से बातचीत की थी या कब रैट रैम एयर टरबाइन चालू की। अब रैट रैम एयर टरबाइन क्या है ये भी हम आगे समझाएंगे कि रैट रैम एयर टरबाइन क्या होती है आदि। रिपोर्ट को संदिग्ध और रहस्यमयी तरीके से पेश करना भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 17 जुलाई को फिर इस मामले में विमान के मुख्य पायलट पर आरोप मढ़ा। जो बड़ी समाचार पत्र है उसने 17 जुलाई को फिर इस मामले में विमान के मुख्य पायलट पर आरोप मढ़ा। लीक सूचनाओं के आधार पर उसने लिखा कि मुख्य पायलट ने ही स्विच को खींचा था और फर्स्ट ऑफिसर ने इस पर घबराहट भरी प्रतिक्रिया दी। पहले यह आरोप मध्यम स्वर में लगाया जा रहा था, मुख्य पायलट ने ही स्विच को खींचा था और फर्स्ट ऑफिसर ने इस पर घबराहट भरी प्रतिक्रिया दी। पहले यह आरोप मध्यम स्वर में लगाया जा रहा था, लेकिन अखबार ने उसे और मुखरता दी। कॉकपिट में कथित रूप से जो कुछ घटित हुआ था, ध्यान देना, कॉकपिट में कथित रूप से जो कुछ घटित हुआ, अखबार ने उसकी और बदरंग तस्वीरें दिखाई दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार NTSB की मुखिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार NTSB की मुखिया जेनिफर होमेंडी को निर्देश मिला कि वह खुद पूरी रिकॉर्डिंग सुने। एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार NTSB की मुखिया जेनिफर होमेंडी को निर्देश मिला कि वह खुद पूरी रिकॉर्डिंग सुने। उसने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारी ये भी मानते हैं कि इस मामले में FBI जैसी एजेंसी भी सक्रिय होनी चाहिए कि अगर इस तरह के मामले अमेरिकी धरती पर घटित हुए तब क्या होना चाहिए। भारत में भारतीय जनता के लिए हैरानी भरा है कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच एजेंसी AAIB रिपोर्ट से अधिक जानकारियां अमेरिकी मीडिया में लीक से मिल रही है। ध्यान देना, भारत में हमारे लिए और हैरानी भरा है कि हमें AAIB रिपोर्ट से अधिक जानकारियां अमेरिकी मीडिया में लीक से मिल रही है। इस रिपोर्ट की संदिग्ध प्रकृति के साथ ही उसे तैयार करने में लापरवाही या लीपापोती के रवैये को दर्शाता है। जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई उस दिन ऐसी अनुभूति हो गई थी कि अमेरिकी विमान दुर्घटना जांच एजेंसी NTSB और भारतीय विमान दुर्घटना जांच एजेंसी AAIB जितना कुछ जानते हैं उससे कहीं कम जाहिर कर रहे हैं। मतलब ये है कि भारतीय विमान दुर्घटना, अहमदाबाद विमान दुर्घटना एयर इंडिया 171 की जांच में कुछ अलग मामला था, उस मामले को बताया नहीं जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई उस दिन ऐसी कल्पना की गई थी, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच एजेंसी AIB और अमेरिकी विमान दुर्घटना जांच एजेंसी NTSB कुछ अधिक तथ्य को जानते हैं, लेकिन वे बता नहीं रही हैं, उससे कहीं कम जाहिर कर रहे हैं। उनकी कोशिश जानकारियों को किस्तों में बताने की लगती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर संबंधी ब्यौरे का नदारद रहना भी प्रारंभिक रिपोर्ट की एक बड़ी फेल्योर है। ये भी संभव है कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच एजेंसी द्वारा AIB ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब किया जा रहा है, हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसके पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इस तथ्यों के तकनीकी पहलू के। जो भी हो, इस आरंभिक जांच रिपोर्ट के बाद बोइंग के शेयर साल भर के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। WSG लीक के बाद यह तेज़ी और बढ़ गई। इससे ये तो पता चलता है कि आरंभिक रिपोर्ट से किसी को तो लाभ पहुंचा है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन अनुमान ऐसे बोल रहे हैं कि इस आरंभिक जांच रिपोर्ट के बाद बोइंग के शेयर
साल भर के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। WSG लीक के बाद यह तेजी और बढ़ गई है। इससे यह तो पता चलता है कि आरंभिक रिपोर्ट से किसी को तो लाभ पहुंचा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आरोपों का अभी सच्चाई से दूर दूर तक कोई सरोकार या कोई तथ्य या कोई पक्षपात तो नहीं दिखता। ऐसे में समूची कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट रिलीज ही कुछ कारगर असर दिखा सकती है। इसी से पता चल सकता है कि कॉकपिट के भीतर क्या घटित हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आरोपों का अभी भी सच्चाई से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं दिखता। ऐसे में समूची कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट रिलीज ही कुछ कारगर असर दिखा सकती है। इसी से पता चल सकता है कि कॉकपिट के भीतर क्या घटित हुई थी। बोइंग ड्रीम लाइनर तमाम चेतावनी प्रणालियों से लैस एक उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विमान है, जिनमें कुछ प्रणालियां अपनी अधिकता से जटिलताएं भी बढ़ाता है। इन सभी का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और DFDR यानी डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में ब्यौरा दर्ज होता है। किसी खतरनाक पड़ाव से जुड़ी तमाम मौखिक एवं विजुअल चेतावनियों से कॉकपिट और दोनों पायलटों की स्क्रीन जगमगा उठी होगी। लेकिन अफसोस कि इस बिंदु पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस दौरान पायलटों ने बातचीत की होगी, जिसकी रिपोर्ट में भी उल्लेख है। उन्होंने प्रत्येक चेतावनी को देखते हुए उनकी बारी बारी से निदान का प्रयास भी किया होगा, जिसका परिणाम दोनों इंजन फेल होने और उन्हें रीस्टार्ट करने के रूप में निकला। इसका सेकंड दर सेकंड ब्यौरा दर्ज हुआ होगा, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था। चूँकि इस मामले में जांच सही दिशा में बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए हो सकता है भविष्य में इस प्रकार की जो रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। बोइंग ड्रीमलाइनर तमाम चेतावनी प्रणालियों से लैस है, अर्थात जो अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त AI-17N जो विमान थी, उसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विमान थी और उसमें तमाम तरह की विशाल और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन थी। उसमें एक एक चीज़ें रिकॉर्ड थी और एक एक चीज़ों की मजबूती से और उच्च तापमान सहने वाले यंत्र का मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि निश्चित रूप से इस भीषण विमान क्रैश होने के बाद, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, जब लाख सवा लाख लीटर ईंधन से, फ्यूल से, जो उच्च ज्वलनशील फ्यूल से जब ईंधन में प्लेन में जब आग लग गई थी, तो निश्चित रूप से इस डिजिटल और विशाल बोइंग ड्रीमलाइनर में उच्च ताप ज्वलन सहन करने वाले संयंत्रों का और मेटल्स का इस्तेमाल किया गया था। तो वॉइस रिकॉर्डर और डाटा रिकॉर्डर, डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो निश्चित रूप से बचे, उनको भी कम से कम आम जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए और पायलट और विशेषज्ञ भी शामिल होने चाहिए, ताकि एक एक चीज़ों को पता किया जा सके। निश्चित रूप से जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा तो दोनों पायलटों ने आपस में बातचीत की भी होगी, जिनके बातचीत का अंश भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ितों को मानसिक न्याय मिल सके और पता चल सके कि उनके परिजनों, अब जिनके परिजन खोए हैं, उनको तो निश्चित रूप से दर्द है और उस दर्द को सही तथ्य में तभी लाया जा सकता है जब न्यायिक जांच किया जा सके। जांच की रिपोर्ट, न्यायिक जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस पर सभी को भरोसा होगा। एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटनाग्रस्त, एयर इंडिया AI-171 की दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं, हम सभी उन मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से हमें आशा करते हैं कि विश्व में केवल भारत ही नहीं, अपितु विश्व के किसी भी देश में, किसी भी कोने में इस प्रकार की विमान दुर्घटना ना हो। केवल विमान दुर्घटना ही नहीं, अपितु किसी प्रकार की दुर्घटना, एक साइकिल से लेकर एक बड़ी से बड़ी विमान जंगी दुर्घटना ना हो। हम सभी ये आशा करते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि सभी की जान बहुत कीमती है। धन्यवाद बहुत बहुत।